science and technology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीवी न्यूज़ से आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान आलिया कैसर, वर्ल्ड इन व्यू के एक और एक्साइटेड एपिसोड के साथ। हर हफ्ते इस प्रोग्राम के जरिए हम आप तक लेकर आते हैं दुनिया भर में पेश आने वाले, रूनुमा होने वाले मुख्तलिफ इनफरादी और दिलचस्प वाक़यात पर मबनी डिटेल रिपोर्ट। आज के इस प्रोग्राम में आपके लिए क्या है, आइए एक नजर डालते हैं। बैक्टीरिया और इंसानी सरगर्मियां शहद की मक्खियों के लिए मोहल्लिक। शाम में 1,34,000 अफराद मुश्किलात की जद में। बोस्निया के कसाब की उम्र कैद को रखा गया बरकरार। थाईलैंड में बम्बो शार्क की तहफ्फुज की कोशिशें। सयाहों की अहम मरकज वेनिस में बिजली की कश्तियां मुतारिफ। इस्लामोफोबिया, कनाडा में दहशतगर्दी, 4 पाकिस्तानी नायाद कत्ल। पाकिस्तान की आलमी यौम माहौलियात की मेजबानी और आलमी वबा की शिद्दत में कमी का रुझान, पाबंदियां नर्म। इसके अलावा होगा और बहुत कुछ आज के एपिसोड में। जानने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड इन व्यू। पाकिस्तान की बात करते चलें तो अमन की काविशों के हवाले से भी हम आगे बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया को फाइट करने की भी कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद भी दुनिया के कई ऐसे मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, माशरे हैं, जहाँ पर कुछ ना कुछ रोज़ाना वकू पजीर होता रहता है। इस हफ्ते के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो कनाडा के सूबे इंटारियो के शहर लंदन में पेश आने वाला वाक़या, जिसने एक बार फिर से इस्लामोफोबिया को फाइट करने का जो पाकिस्तान का स्टैंस है उसकी तरफ दुनिया की तवज्जो मबसूल करा दी है। इससे पहले भी कई बार वज़ीर आज़म इमरान खान ये वाज़े कर चुके हैं कि दुनिया को मिलकर इस्लामोफोबिया को फाइट करना होगा। इस मखसूस इंसिडेंट के अंदर लंदन शहर में 4 पाकिस्तानी नायाद जिनका ताल्लुक लाहौर से था, उनको एक ट्रक के नीचे कुचला गया। एक इस्लामोफोबिया के इंसिडेंट में कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाले कनाडा के एक शहरी ने, गो कि इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दुख और अफसोस का इजहार सामने आया और एक बार फिर से दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश की गई है कि कितना ज़रूरी है इस्लामोफोबिया के खिलाफ फाइट करना। तो दूसरी जानिब कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी इस वाक़े को दहशत गर्दाना फेल करार देते हुए जिम्मेदारान को मुकम्मल कैफ़र किरदार तक पहुँचाने की बात की है। इसके बावजूद भी इस्लामोफोबिया को फाइट करने की ज़रूरत आज के दौर में और बढ़ जाती है, जहां पर किसी भी वक्त इस तरह का अटैक हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ सकता है। आइए पाकिस्तानी नायाद इन शहरियों के हवाले से और इस पूरे मुकम्मल वाक़े के हवाले से तफसील जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबा अंटारियो के शहर लंदन में मजहबी तासुब के शिकार एक जुनूनी शहरी ने पाकिस्तानी नजाद मुसलमान खानदान को गाड़ी तले रौंद दिया। दहशतगर्दी के इस वाक़े में खानदान के 4 अफराद जाँ बहक जबकि एक बच्चा जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वाले 46 साला फिजियोथेरेपिस्ट सलमान अफजल, उनकी अहलिया और पीएचडी की तालिबा 44 साला मदिया सलमान, सलमान की 74 साला वालदा और 15 साला बेटी यमुना सलमान शामिल हैं। सलमान अफजल की वालदा विजिट वीजे पर कनाडा गई हुई थी। अब सिर्फ खानदान का एक 9 साला बच्चा फाइज सलमान जिंदा बच पाया है, जो अस्पताल में जेरे इलाज है। मजहबी तासुब पसंद जुनूनी हमला आवर का नाम नथानियल वेल्टमैन बताया गया है। उसकी उम्र 20 साल है और उसका ताल्लुक लंदन से है। उसे जाए वकुआ से 6 किलोमीटर दूर एक शॉपिंग सेंटर से गिरफ्तार किया गया। उस जुनूनी शख्स के खिलाफ 4 कत्ल और 1 अक़दाम कत्ल की फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। 4 पाकिस्तानी नजाद अफराद के कत्ल पर पूरी कौम सोगवार है। कैनेडियन पुलिस का कहना है कि मुसलमान खानदान को सोचे समझे मंसूबे के तहत गाड़ी के नीचे रौंद कर कत्ल किया गया है। गुज़िश्ता इतवार के दिन ये खानदान अपने घर के बाहर चहलकदमी कर रहा था जब जुनूनी तासुब परस्त शख्स ने इन पर गाड़ी चढ़ा दी। कैनेडियन पुलिस का कहना है कि उन्हें सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर कत्ल किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए वाक़े की मजम्मत की और कहा कि दहशतगर्दी के इस वाक़े से मगरबी ममालिक में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया का पता चलता है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को चाहिए कि वो इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए भरपूर इक़दाम करे। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि ये नफरत पर मबनी इक़दाम था। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि हम लंदन की मुस्लिम कम्युनिटी और पूरे मुल्क में मौजूद मुसलमानों के साथ खड़े हैं। इस्लामोफोबिया की यहाँ कोई जगह नहीं। खामोशी से पनपने वाली ये नफरत नुकसानदेह और इंतहाई शर्मनाक है। इसे खत्म होना होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दहशतगर्दी का ये वाक़या कनाडा के मुआशरे का इम्तिहान है। उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो मुतासरीन के साथ मुलाकात करके उनका एतमाद बहाल करें।
दरीं असना कैनेडियन हाई कमिश्नर ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की और वाक़े की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी करवाई। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि ओटावा में पाकिस्तानी हाई कमीशन और टोरंटो में कौंसलेट जनरल मुतालिका कैनेडियन हुक्काम से राब्ते में हैं ताकि वाक़े की मुकम्मल तफसील हासिल कर सकें और इस संगीन जुर्म के मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाक़े पर पॉलिसी बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान तवक्को रखता है कि न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म की तरह कनाडा के वज़ीर आज़म भी ऐसा ही रद्द अमल देंगे। ये इनफरादी वाक़या नहीं है, ये इस्लामोफोबिया का बढ़ता हुआ रुझान है जो तशवीशनाक है। उन्होंने कहा, नीदरलैंड में गुस्ताखाना खाकों से पूरी उम्मत दुखी हुई। फ्रांस में जो कुछ हुआ सबके सामने है, इसलिए पूरी उम्मत को यकजा होना होगा। और नाज़रीन, अब हम बात करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से। एक ऐसा दिन जिसे दुनिया भर में इसलिए मनाया जाता है कि माहौलियात में होने वाली तब्दीली और मौसमी तब्दीली के जो असरात हैं उनको मिलकर फाइट किया जा सके। हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं, बल्कि अगर आजकल के दर्जा हरारत की बात करते चलें तो उसने भी हम सब की आंखें खोल दी हैं। और वाज़े तौर पर ये जो 10 बिलियन ट्री जो एक प्रोजेक्ट है हुकूमत वक्त का, इसके साथ साथ हर वक्त मौजूदा हुकूमत तमाम लोगों को इस बात के लिए इनकरेज करती है और अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि दरख्त ज़रूर लगाएं, क्योंकि इससे ज़मीन की जो तब्दीली इस वक्त माहौलियात में आ रही है उसमें एक बड़ा अच्छा असर जो है वो पड़ सकता है और उसके मनफी जो असरात हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि आलमी माहौलियाती दिन की जो मेज़बानी है वो इस साल पाकिस्तान के ज़िम्मे आई और पाकिस्तान ने इस साल न सिर्फ इसकी मेज़बानी की बल्कि दुनिया को एक बार फिर इस अहम मसले की तरफ इसकी तवज्जो भी करवाई और ये भी बताया कि मुश्तरका तौर पर क्या मुमकिन इक़दाम किए जा सकते हैं जिससे मुश्तरका अहदाफ का हासिल किया जाना मुमकिन होगा। मरकज़ी तकरीब इसकी इस्लामाबाद में हुई जिसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया और एक बार फिर से दुनिया को इस बात की यकीन दहानी भी करवाई कि आलमी माहौलियाती तब्दीलियों के जो मनफी असरात हैं उसको फाइट करने में पाकिस्तान पेश रहेगा और इसके साथ साथ उन्होंने दुनिया को इस फाइट का हिस्सा बनने के हवाले से भी इनकरेज किया। ख़ास तौर पर चूँकि वो मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए, उन्होंने खिताब किया। उनका कहना था कि आलमी हिद्दत में इजाफा एक बहुत बड़ा इजाफा और इससे पानी का मसला खड़े होने का भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम चीनी सदर की बात करते चलें तो उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि ज़मीन इंसानियत के लिए एक प्रोटेक्शन की जगह है और चूँकि ये एक मुश्तरका घर है इंसानों का, इसलिए इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हम पर मुश्तरका तौर पर आयद होती है। इसी तरीके से अगर हम बरतानवी वज़ीर आज़म की बात करते चलें तो उनका कहना था कि 10 बिलियन ट्री प्रोग्राम जो है वो काबिल सताइश है और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि आइंदा साल ये जो 10 साल हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं और इस तरह के इक़दामात और इस तरह के मंसूबे कि जिनके तहत न सिर्फ हम माहौलियाती तब्दीलियों को लड़ने के लिए मुश्तरका अहदाफ सेट करें बल्कि उसके साथ साथ दरख्तों और पौधों की अहमियत भी लोगों तक लेकर आएँ तो यकीनन हम चैलेंजेस से लड़ सकते हैं। मज़ीद इस दिन क्या हुआ जानेंगे हम इस रिपोर्ट में। रवां साल आलमी यौम माहौलियात का दिन पाकिस्तान की मेज़बानी में मनाया गया है। इसकी मरकजी तकरीब इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद हुई। इस तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दुनिया में दर्जा हरारत बढ़ने से पानी का बड़ा मसला आने वाला है और पानी का बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। पाकिस्तान का 80% पानी ग्लेशियर से आता है जो ग्लोबल वार्मिंग से मुतासिर हो रहे हैं। आलमी यौम माहौलियात की मेज़बानी पाकिस्तान का एजाज़ है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी ने तस्लीम किया कि हमें आइंदा नस्लों की फिक्र है, इसके लिए तरक्की याफ्ता ममालिक फंड्स दें। दुनिया के बड़े ममालिक कार्बन का अखराज कम करें। वज़ीर आज़म का कहना था कि 2030 तक हम 60% बिजली काबिल तजदीद तवानाई पर मुंतकिल कर देंगे और 20% गाड़ियां बिजली से चलेंगी। कौम बिलखुसूस तुलबा 10 अरब दरख्त लगाने में साथ दें, इससे माहौलियात व पानी के मसाइल हल होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत जल्द पाकिस्तान माहौलियात के हवाले से काविशों में आलमी नक्शे में आ गया है। दुनिया अब इस बात का इदराक करती है कि पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है कि वो अपने आइंदा नस्लों के लिए इक़दामात उठा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि इकोसिस्टम की बहाली का अशरा दुनिया के लिए एक मौका है कि वो माहौलियात की बेहतरी के लिए इक़दामात करे। उन्होंने कहा कि कार्बन के अखराज में पाकिस्तान जैसे ममालिक का किरदार 1% भी नहीं। इसके बावजूद हमने ये फैसला किया है कि आलमी हिद्दत से निपटने के लिए इक़दामात उठाएंगे। वज़ीर आज़म ने असातिज़ा पर जोर दिया कि वो इस सिलसिले में अहम जिम्मेदारी निभाते हुए तालिब इल्मों को इस हवाले से आगाही दें कि दरख्त लगाएं। बरतानवी खबरसां इदारे से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दुनिया के अमीर तरीन ममालिक ने ग्लोबल वार्मिंग के मुकाबले के लिए खातिर खा इक़दामात नहीं उठाए।
انہوں نے کہا کہ پاکستان نے درجہ حرارت میں کمی کے لیے کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں زیادہ کام کیا ہے۔ اس سلسلے میں 10 ارب درخت لگانے کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماحول دشمن گیسز کا زیادہ اخراج ترقی یافتہ ممالک میں ہے۔ انہوں نے ایکو سسٹم کو پہنچنے والے نقصان کے خاتمہ اور اس کی بحالی کے لیے تیز تر اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جب تک قوم کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ بچوں کے لیے کیا کر رہے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے عالمی یوم ماحولیات 2021 کی میزبانی کرنے پر پاکستان کی حکومت اور عوام کو مبارکباد دی ہے۔ چینی صدر کا پیغام چینی سفیر نے پڑھ کر سنایا، جس میں کہا گیا کہ عالمی برادری کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت اور ماحول کے لیے اقوام متحدہ کے فریم ورک کے تحت کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے عالمی یوم ماحولیات کی میزبانی کرنے پر پاکستان کو مبارکباد دیتے ہوئے عمران خان کی قیادت میں 10 بلین ٹری سونامی جیسے بڑے منصوبوں کو قدرتی ماحول کے تحفظ و بحالی کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ تقریب سے اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ قدرتی ماحول کا تحفظ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ آج پوری دنیا موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کی زد میں ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ اقوام متحدہ کی دہائی برائے بحالی ایکو سسٹم کے آغاز کو قدرتی ماحول کے تحفظ اور خطرات کے ساتھ انسان کے پائیدار تعلق کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ آئندہ 10 سال بہت اہم ہیں۔ یوم ماحولیات کی تقریب سے اپنے ورچوئل خطاب میں انتونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ بہتر مستقبل کے لیے ایسے فیصلوں کی ضرورت ہے جو ماحول کے لیے مناسب اور موافق ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کو روکنا فرد واحد کا کام نہیں بلکہ مجموعی کوششوں کے ذریعے ایسا ممکن ہے، اس لیے سب کو مل کر اس سلسلے میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کورونا کا تذکرہ ہم نے رکھا اور کورونا کی وجہ سے دنیا بھر میں کئی ایسی اہم ایکٹیویٹیز رہیں جن کو یا تو مؤخر کرنا پڑا یا معطل کرنا پڑا۔ بہرحال اب چونکہ دنیا میں تھوڑی بتدریج بہتری دیکھی جا رہی ہے اور معمولات زندگی ہمیں واپس آتے دکھائی دے رہے ہیں، تو دنیا کے مختلف ایسے ممالک اور باڈیز جو کہ مختلف ممالک کا نظام چلانے کی ذمہ دار بھی ہیں اور انہیں مستقبل کے اہداف بھی سیٹ کرنے ہیں، ان کی بھی ملاقاتیں اور اجلاس شروع ہو چکے ہیں۔ G7 ممالک کا تذکرہ یہاں پر کرتے چلیں، جن کا 2 سال میں کورونا کے باعث یہ پہلا اجلاس ہے جو کہ ہونے جا رہا ہے۔ چونکہ اجلاس شروع ہے، اس میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، امریکہ اور برطانیہ کے سربراہان مملکت شامل ہیں۔ اجلاس میں مزید کیا ڈسکس کیا جا رہا ہے اور آئندہ سالوں کے لیے کیا اہداف مقرر کیے جائیں گے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کے 7 امیر ترین صنعتی ممالک کا گروپ G7 کورونا کی عالمی وبا کے بعد پہلی مرتبہ ایک اجلاس میں شریک ہے۔ گزشتہ 2 سال میں اس گروپ کے سربراہان کا یہ پہلا اجلاس ہے جس میں وہ آمنے سامنے بیٹھ کر اپنے معاملات طے کرنے اور عالمی حالات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ وبا کے حوالے سے اقدامات میں پیش رفت کے لیے اپنے کردار کا تعین اور کمزور ممالک کے لیے ویکسین کی فراہمی کا پیکج ترتیب دیں گے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانیہ کے علاقے کاربس بائے میں ہونے والے G7 ممالک کا اجلاس گزشتہ روز شروع ہوا ہے، جس میں امریکی صدر جو بائیڈن، فرانس کے صدر میکرون، جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل، کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، جاپان کے وزیر اعظم، اٹلی کے وزیر اعظم اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن شامل ہیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق G7 رہنماؤں کی سربراہی ملاقات میں کرونا وائرس کی 1 ارب ویکسین کی خوراکیں ترقی پذیر اور غریب ممالک کو فراہم کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ ان میں سے نصف امریکہ جبکہ 100 ملین برطانیہ مہیا کرے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اس وبا سے نمٹنے کی خاطر دنیا کی مدد کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور امریکی صدر نے اپنی ملاقات میں دنیا بھر میں بیماریوں کی نگرانی کے ذریعے کورونا جیسی وباؤں سے نمٹنے کے لیے مربوط شراکت داری پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے حکام نے G7 اجلاس کے موقع پر نئی وباؤں سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون پر زور دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات میں لگاؤ ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا بائیڈن سے اپنی ملاقات لاجواب رہی۔ ویکسین اور ماحولیاتی تبدیلی G7 کانفرنس کا ایجنڈا ہے۔ بورس جانسن نے کہا کہ بریگزٹ کے بعد آئرلینڈ کی صورتحال پر بائیڈن سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ امریکی صدر کا یہ پہلا بیرونی دورہ ہے جس میں وہ یورپ، نیٹو اور دیگر اتحادی ممالک سے اپنے تعلقات کی بحالی کے مقصد سے آئے ہوئے ہیں۔ 8 روزہ دورے میں وہ نیٹو کانفرنس کے ساتھ 8 جون کو روس کے صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے۔ نیٹو کانفرنس میں امریکی صدر اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات بھی متوقع ہے۔ اقوام متحدہ کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اقوام متحدہ صرف
इस वक्त दुनिया में अमन कायम करने की काविशों का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा, या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक उनकी जानिब आंख उठाकर नहीं देखते, बल्कि माजी में होने वाले कई ऐसे मामलात हैं जिनकी बाकायदा जांच पड़ताल की जाती है और फिर उसको सामने रखते हुए हकीकत पर मबनी फैसले भी लिए जाते हैं। यूं तो कई फैसले अभी भी पेंडिंग हैं जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब दुनिया की नज़रें उठी हुई हैं। उनमें कश्मीर का मामला भी है, फ़लस्तीन के इशूज़ भी अपनी जगह पर हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करते चलें तो अक़वाम मुत्तहिदा में जंगी जराइम से मुतालिक जो ट्रिब्यूनल है, उसने बोस्निया का कसाई कहलाने वाला जो शख्स है उसकी सज़ा को बरकरार रखा है। अब आपको बताते चलें कि ये शख्स 1995 में कत्लेआम में बड़ी तादाद में लोगों को कत्ल करने में मुलव्वस रहा और ये एक बोस्निया का फौजी भी है। सरबनीका का अगर जिक्र करें तो ये एक ऐसा वाक़या है 1995 का, एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर कई लोगों को, निहत्ते लोगों को कई तरह से अजियतें देकर कत्ल किया गया और ये फ़ौजी जिनका नाम जो है वो रेटरिक मिलाडिक बताया गया है, ये सर्ब फौजी रहनुमा हैं जो कि कई लोगों के कत्ल में मुलव्वस रहे। गो कि इनकी जानिब से रहम की अपील भी सामने आई और कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाया, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के जंगी ट्रिब्यूनल ने इनकी सज़ा को बरकरार रखा है जो कि उम्र कैद की सज़ा है। और जो मुतासरीन हैं इस वाक़े के, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इस फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। मज़ीद इस शख्स के हवाले से जानेंगे हम इस रिपोर्ट में। सन 1995 में सरबनीसा में होने वाले कत्लेआम की जिम्मेदार सर्ब फौजी रैदको की सजा बरकरार रखने पर मकतूलीन के वरसा और लवाहिकीन मुतमईन और खुश हैं। आलमी खबरी इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में जंगी जराइम से मुतालिक ट्रिब्यूनल के जजेस ने बोस्निया का कसाई कहलाने वाले सर्ब फौजी की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। सजा बरकरार रखने का फैसला सुनने के बाद मकतूलीन के वरसा और लवाहिकीन ने अपने तासुरात देते हुए इत्मीनान और मुसर्रत का इजहार किया है। कत्ले आम में बच जाने वाली और बहुत से रिश्तेदारों से महरूम होने वाली एक खातून का कहना है कि शुक्र खुदा का वही हुआ जिसकी उसे उम्मीद थी। उन्होंने कहा, मकतूलीन की माएं अदालत पर यकीन रखती हैं और हमें इस दिन का इंतजार था। हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं क्योंकि हमने इस कत्ले आम में अपने सैकड़ों रिश्तेदार खो दिए हैं। मेरा खामन, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे चचा और मेरे बहुत से अजीजो अकारब इस कत्ले आम में मारे गए थे। इन तमाम की मौत के कुर्ब के बावजूद आज मैं मुतमईन हूँ। उन्होंने कहा, मैं गुज़िश्ता 25 साल से अपने प्यारों की तलाश में हूँ। आज मुझे कातिल को सजा मिलने पर बेहद खुशी हुई है। कत्ले आम में बच जाने वाली एक खातून बिना का कहना है कि इस फैसले से रूह को इत्मीनान मिला है। हमें इंसाफ की तवक्को थी जो आज मिल गया है क्योंकि ना इंसाफी एक बड़ा गुनाह है। उन्होंने कहा, खुदा का शुक्र है कि इंसाफ का इंतजार खत्म हुआ। बिदा का कहना था कि इत्मीनान तो है लेकिन इस कदर कब्रों को देखकर आप कैसे मुतमईन हो सकते हैं। उन्होंने कहा, मेरे सारे अजीजो अकारब इस कब्रिस्तान में हैं और दुनिया में कोई भी नहीं बचा। मेरे सारे बच्चे और वालिदैन इन्हीं कब्रों में हैं। सरबनीसा के कत्लेआम में बच जाने वाली एक खातून का कहना है, हम इंसाफ से मुतमईन हैं लेकिन एक को नहीं, सब कसूरवारों को सजा मिलनी चाहिए थी क्योंकि हमारे बच्चे कोई वापस नहीं ला सकता। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इन जालिमों ने उन्हें किस बेदर्दी से कत्ल किया है। 26 साल पहले सर्ब फौजी ने सरबनीसा में हजारों लोगों को कैंप में दाखिल होकर कत्ल करने के अहकामात दिए थे। सन 2017 में उसे जंगी जराइम का जिम्मेदार करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 78 साल रैदको ने सजा के फैसले के खिलाफ अपील की थी जिसे मुस्तरद कर दिया गया है। बोस्निया की जंग में 1 लाख लोग मारे गए थे जबकि 20 लाख बेघर हुए थे। जंगी जराइम ट्रिब्यूनल ने 25 साल तक मुकदमे की समाअत के बाद 90 लोगों को इस कत्ले आम का जिम्मेदार करार दिया था। नाज़रीन, अमन की काविशों की बात करते चलें तो पूरी दुनिया में इस वक्त इंसानियत अमन के लिए कोशिशें कर रही है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ हरबे और हीलों के ज़रिए से ये कोशिश कर रहे हैं कि एटमी ताकतें होने के बावजूद भी दुनिया को एक पुरअमन पैगाम दिया जाए, एक ऐसी जगह बनाया जाए जो तमाम इंसानों के रहने के काबिल हो और बराबरी के हकूक़ भी उनको हासिल हों। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बहुत से ममालिक को जंगी सूरत हाल का सामना है, खाना जंगी का सामना करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ इन ममालिक के अंदर होती हैं कि जिनके बायस उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है। कहीं पर इक़्तिदार की हवस है तो कहीं पर गासिबाना कब्ज़े की कहानी, जिसके नतीजे में आम इंसान सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। शाम के हवाले से बात करते चलें तो शाम के मामलात पर या फिर इंसानी हकूक़ के हवाले से मुख्तलिफ मामलात पर नज़र रखने वाले अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि शाम में इस वक्त खाना जंगी की वजह से 1 करोड़ 34 लाख लोग हैं जो मुतासिर हुए हैं और बेघरी की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 27 लाख के करीब लोग हैं जो कि शाम और तुर्की की सरहद के करीब
کیمپس میں رہنے پر مجبور ہیں۔ یہ لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے لیے مزید کیا کیا جا سکتا ہے، جانیں گے ہم اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام میں ہونے والی خانہ جنگی اور تصادم سے 1,34,00,000 لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو چکی ہیں۔ عالمی خبری ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈوجیریک کا کہنا ہے کہ شام کے 1,34,00,000 لوگ خانہ جنگی اور تصادم سے بہت حد تک متاثر ہوئے ہیں۔ ان میں سے شمال مغربی حصے میں رہنے والے 34,00,000 مقامی باشندے سخت حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ 27,00,000 بے گھر ہوئے افراد ترکی اور شام کی سرحد پر لگے 1,000 کیمپوں میں اپنی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کو ان لوگوں کے حوالے سے سخت تشویش لاحق ہے، کیونکہ یہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کی تکالیف میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بچے، خواتین اور مرد سب بہت سارے مصائب سے نبرد آزما ہیں۔ ڈیوجیری کا کہنا تھا کہ یہاں امدادی کاموں کو جاری رکھنے کے لیے ترکی کا کراسنگ پوائنٹ باب الحوا ایک واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ان پناہ گزینوں کے لیے امدادی ساز و سامان بھیجا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا گزشتہ مہینے یہاں سے 989 امدادی سامان کے ٹرک شام میں داخل ہوئے ہیں اور ہر مہینے اس کراسنگ پوائنٹ سے 1,000 ٹرک داخل ہوتے ہیں۔ ترکی کے راستے پہنچنے والی امداد ماہانہ بنیادوں پر 25,00,000 افراد کو دی جا رہی ہے۔ یہ واحد راستہ کئی شامی باشندوں کے لیے خوراک کی فراہمی کا آخری سہارا ہے، جس کی وجہ سے یہاں ایسا کوئی انسانی المیہ جنم نہیں لے سکا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ترکی کے راستے ہونے والے انسانی امداد کے کام کا کوئی متبادل نہیں ہے، کیونکہ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے جہاں سے اتنے بڑے پیمانے پر امدادی کام ممکن ہو سکے۔ ڈیوجیری کا کہنا تھا کہ اس حقیقت کے پیش نظر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے دنیا سے کہا ہے کہ اس امدادی کام کو اگلے 1 سال تک جاری رکھنا اشد ضروری ہے تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ اور آج ہم بات کر لیتے ہیں کچھ کرونا کے حوالے سے۔ ویسے تو اگر ہم کووڈ-19 کی بات کریں تو اس کے سامنے آنے کے بعد سے جو اقدامات لیے گئے ہیں اس میں پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک کو آئیڈیل دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے کیسز میں جہاں پر اضافہ ایک دم بہت زیادہ دیکھا گیا، وہیں بہترین پالیسیز کی وجہ سے قدرے کمی بھی دیکھی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ڈر تو اپنی جگہ پر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ویکسین جو ہے اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو انکریج بھی کیا جا رہا ہے کہ ویکسینیشن کا جو ایک عمل ہے اس کو مکمل کیا جائے۔ یومیہ جو متاثر ہونے والے افراد ہیں اور جو اس سے ہونے والی اموات ہیں دنیا میں، ان میں بھی کمی دیکھی جا رہی ہے، جو کہ خوش آئند بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ممالک جن کو ہم ترقی پذیر ممالک کہتے ہیں یا پھر کم آمدنی والے ممالک ہیں، ان کے لیے ابھی بھی مسائل موجود ہیں۔ ویکسین کی جو تقسیم ہے اور مریضوں کی تعداد، اس کے حوالے سے مزید ڈیٹیل جانیں گے ہم اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس نے عالمی وبا کی شکل میں دنیا کے معمولات کو تبدیل کر دیا ہے اور اس کے سبب ہونے والی پابندیاں اور لاک ڈاؤن سے لوگوں کی زندگیوں میں نئے مسائل نے جنم لیا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھانوم کا کہنا ہے کہ ویکسین کی غیر مساوی تقسیم نے کرونا وبا سے متعلق چیلنجز کو دوہرا کر دیا ہے۔ جنیوا میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے عالمی ادارے صحت کے سربراہ کا کہنا تھا کہ مغربی ممالک نے ویکسین لگا کر اپنے لوگوں کو وبا سے تحفظ فراہم کر دیا ہے، تاہم غریب اور کم آمدنی والے ممالک میں رہنے والے لوگ ابھی تک ویکسین کی فراہمی سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا گزشتہ 6 ماہ سے دنیا میں ویکسینیشن کا عمل شروع ہوا ہے، جس کے نتیجے میں امیر ممالک نے اپنی آبادیوں کے 44% حصے کو ویکسین مکمل کر لی ہے، جبکہ دنیا کے غریب اور کم آمدنی والے ممالک میں یہ شرح صرف 0.4% ہے اور ان 6 مہینوں میں حاصل ہونے والے اعداد و شمار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جو کہ سخت افسوسناک ہے۔ وبا کے خلاف ویکسینیشن سے اس کی ہلاکت خیزی اور اس کے پھیلاؤ میں کمی واقع ہوئی ہے۔ یومیہ متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 8 لاکھ سے کم ہو کر 4 لاکھ ہو گئی ہے اور اموات کی یومیہ تعداد 18,000 سے کم ہو کر 12,000 ہو گئی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں وبا سے متاثرہ لوگوں کی تعداد لگ بھگ 176 ملین ہے، جن میں سے 158 ملین سے زیادہ لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 38 لاکھ کے قریب وبا کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد لگ بھگ 13 ملین ہے، جن میں سے 85,000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔
دنیا میں مریضوں کی تعداد اور اموات کے حوالے سے امریکہ سر فہرست ہے۔ یہاں متاثرہ افراد کی تعداد 3 کروڑ 43 لاکھ ہے، جن میں سے 2 کروڑ 82 لاکھ سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور 6 لاکھ 20 ہزار کے قریب لوگ موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ امریکہ میں 5,000 سے زیادہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ بھارت دنیا میں مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے اور اموات کے حوالے سے تیسرے نمبر پر ہے۔ یہاں متاثرہ مریضوں کی کل تعداد 2 کروڑ 92 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جس میں سے 2 کروڑ 77 لاکھ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 3 لاکھ 70 ہزار افراد وبا کی وجہ سے موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہاں ایکٹیو کیسز کی تعداد 12 لاکھ سے زائد ہے، جن میں سے 9,000 مریضوں کی حالت خطرے میں ہے۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے برازیل تیسرے جبکہ اموات کے حوالے سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں وبا سے کل متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد 1 کروڑ 71 لاکھ سے زائد ہے، جن میں سے 1 کروڑ 56 لاکھ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 4 لاکھ 85 ہزار مریض موت کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ یہاں ایکٹیو کیسز کی تعداد 11 لاکھ کے قریب ہے، جن میں سے 8,500 ہزار مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے فرانس چوتھے نمبر پر ہے۔ یہاں متاثرہ مریضوں کی تعداد 57 لاکھ 25 ہزار سے زیادہ ہے، جن میں سے 54 لاکھ سے زیادہ لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1 لاکھ 10 ہزار سے زیادہ مریض وبا کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہاں ایکٹیو کیسز کی تعداد 1 لاکھ 57 ہزار ہے، جن میں سے 2,500 ہزار مریضوں کی حالت تشویشناک اور خطرے میں ہے۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ترکی 5ویں نمبر پر ہے۔ یہاں کل متاثرہ افراد کی تعداد 53 لاکھ سے زائد ہے، جن میں سے 51 لاکھ 80 ہزار مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 49 ہزار کے لگ بھگ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہاں ایکٹیو کیسز کی تعداد 78 ہزار سے زیادہ ہے، جن میں سے 1,000 مریضوں کی حالت خطرے میں ہے۔ ناظرین، یوں تو اگر ہم بچوں کی بات کریں تو پھولوں سے ان کو تشبیہ دی جاتی ہے اور ہم سب کے ہی گھروں میں بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان کو دنیا کی ہر آسائش میسر ہو، لیکن دنیا کے تمام بچوں کے لیے دنیا ایک جیسی نہیں ہے، یکساں مواقع موجود نہیں ہیں، نہ ہی یکساں محبت اور آسانیاں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیمیں ہمیں خاصی ایکٹیو دکھائی دیتی ہیں۔ جہاں ہم معاشرے سے رواداری اور ہمدردی کی امید رکھتے ہیں، وہیں پر ہمیں دنیا میں موجود ان تنظیموں کی جانب سے لیے جانے والے اقدامات کو بھی سراہنا چاہیے۔ گو کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بڑی تعداد میں بچوں کو چائلڈ لیبر سے یعنی کم عمر میں کام کرنے کے بجائے ان کو اسکول بھیجنے کی کاوشوں کا ایک حصہ بنے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں 16 کروڑ کم عمر بچے ہیں جو کہ مشقت کا شکار ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، جو بچے تو ہیں لیکن اپنے گھر کے بڑے کا کردار ادا کرتے ہوئے محنت مزدوری اور مشقت کرتے ہیں، دنیا کی سختیاں اور صعوبتیں جھیلتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی دنیا میں ان کے لیے مقام حاصل کرنا خاصا مشکل رہتا ہے۔ گزشتہ اگر 4 سالوں میں ہم بات کرتے چلیں تو 16 برس سے کم عمر بچے جو کہ مشقت میں یا محنت مزدوری میں دکھائی دیتے ہیں، ان کی تعداد میں دنیا بھر میں 84 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ بچے محنت مشقت پر کیوں مجبور ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے عالمی مزدور تنظیم کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ آئیے آپ کے ساتھ اس کے اعداد و شمار شیئر کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں 16 کروڑ بچے جسمانی محنت و مشقت کا شکار ہیں اور گزشتہ 4 سالوں کے دوران ان کی تعداد میں 84 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق آج پوری دنیا میں بچوں کی مشقت کے حوالے سے عالمی دن کی مناسبت سے عالمی مزدور تنظیم اور یونیسیف کی شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں 84 لاکھ کے اضافے کے ساتھ محنت و مشقت سے زندگی گزارنے والے کم عمر بچوں کی تعداد 16 کروڑ ہو چکی ہے اور گزشتہ 4 سالوں میں اوسطاً ہر سال 21 لاکھ بچے کم عمری میں مشقت اور مزدوری کا شکار ہوئے ہیں۔ مزدور بچوں کے حوالے سے عالمی دن کی مناسبت سے شائع کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس مشقت کے خلاف ہونے والے کام اور مہم گزشتہ 20 سالوں کے دوران میں پہلی مرتبہ رک گئے ہیں اور جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا ہے۔ 2000 سے 2016 تک دنیا بھر میں مشقت و مزدوری سے منسلک کم عمر بچوں کی تعداد 9 کروڑ اور 40 لاکھ تھی۔ حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ محنت مزدوری سے منسلک کم عمر بچوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور 5 سال سے 11 سال کے بچے کل مزدوروں کا نصف ہیں، جبکہ 5 سال سے 17 سال کے محنت کش بچوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ ان کی تعداد سن 2016 میں 65 لاکھ تھی جو اب بڑھ کر 7 کروڑ 90 لاکھ ہو چکی ہے۔ یہ بچے ایسے مشکل کام کرتے ہیں جن سے نہ صرف ان کی صحت متاثر ہوتی ہے بلکہ ان کے اخلاق
और शख्सियत भी मुतासिर होती है। यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरीटा H4 का कहना है कि कम उम्र बच्चों की मुशक्कत खत्म करवाने के लिए हमें नाकामी का सामना है। उन्होंने कहा, कोरोना वबा से पहले भी गुज़िश्ता 20 सालों में इन बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ है, जबकि 2016 से 2020 तक के 4 सालों में 84 लाख कम उम्र बच्चों ने मेहनत मशक्कत करना शुरू की है। यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना था कि कोरोना वबा की वजह से अगले साल के आखिर तक इन मजदूर बच्चों की तादाद में मजीद 90 लाख का इजाफा मुतवक्के है। इसकी बुनियादी वजह स्कूलों का बंद होना, वबा के सबब होने वाला लॉकडाउन, वालिदैन की आमदनी में कमी और बेरोजगारी जैसे मसाइल हैं, जिसकी वजह से खानदान इन मसाइल की वजह से परेशान होकर बच्चों को मजदूरी पर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, ये नाकाबिल कबूल अमल है, इसलिए हम तमाम ममालिक से अपील करते हैं कि वो लोगों की आमदन बढ़ाने के लिए इक़दामात को वुसअत दें ताकि ये बच्चे स्कूलों को वापस जा सकें और इन बच्चों को इस्तेसाल से तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। हेनरीटा का कहना था कि अभी वक्त है कि हम इस इस्तेसाल को रोकने के लिए मुस्बत इक़दामात करें। आलमी मजदूर तंजीम के डायरेक्टर जनरल मिस्टर राइडर का कहना है कि कोरोना की आलमी वबा ने दुनिया भर में बहुत सी मुलाजमतें खत्म करवा दी हैं और मजदूरों की आमदनी को कम किया है, जिससे बहुत से लोग गुर्बत का शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक वबा की वजह से 108 मिलियन लोग और उनके खानदान गुर्बत की पाताल में जा चुके हैं और खदशा ये है कि जिंदगी की बका की जंग लड़ने के लिए ये खानदान बच्चों को मजदूरी में झोंक देंगे। मिस्टर राइडर का कहना था, अगर बरवक्त इक़दाम किए गए तो ये इस्तेसाल रोका जा सकता है, वरना सन 2022 के आखिर तक 90 लाख मजीद बच्चे मजदूरी की चक्की में चले जाएंगे। उन्होंने कहा, इस मसले को तय करने के लिए और बच्चों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी इमदाद की जाए और बरवक्त मुस्बत इक़दामात किए जाएं। नाज़रीन, बात करेंगे दुनिया भर में इंसान की जानिब से की जाने वाली उन कार्रवाइयों का तस्करा करते हुए कि जिनकी वजह से इंसान ने अपने लिए तो बड़ी आसानियां की, लेकिन उसके साथ साथ कायनात में बसने वाली जो दीगर हयातियात हैं उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलात भी सामने आई। यूं तो अगर हम बात करें तो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हमने दुनिया भर में कई ऐसे हयातियात हैं कि जिनमें इजाफा करने की कोशिश की है और बड़े कामयाब तजुर्बात भी किए, लेकिन इन तजुर्बात के नतीजे में कई ऐसे बैक्टीरियाज भी सामने आए कि जिन्होंने इन जिंदगियों को मुश्किल भी बनाया। सो अगर हम जनूबी अफ्रीका की स्पेसिफिकली बात करते चलें तो वहाँ पर शहद की मक्खियाँ बैक्टीरियाज और इंसानी सरगर्मियों की वजह से नापैद होती जा रही हैं, मुश्किल में हैं। ख़ास तौर पर शहद के बिजनेस से मुंसलिक जो लोग हैं या शहद की मक्खियों को पालने का कारोबार करने वाले अफराद, उनका कहना यह है कि AFB बीमारी जो कि इस वक्त शहद की मक्खियों को जनूबी अफ्रीका में बहुत बड़े पैमाने पर मुतासिर कर रही है। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसके नतीजे में शहद की मक्खियाँ ना तो शहद बेहतरीन अंदाज में प्रोड्यूस कर पाती हैं, बल्कि उनकी आने वाली नस्लें भी खतरे का बायस बन जाती हैं दीगर शहद की मक्खियों के लिए। लेकिन AFB बीमारी में मुब्तला होने वाली मक्खियों की शनाख्त कैसे की जाए और क्या इनके छत्ते भी मुख्तलिफ होते हैं, क्या इन मक्खियों को तलफ कर दिया जाता है या फिर कुछ और इक़दामात लिए जाते हैं, यही जानेंगे हम आज की इस रिपोर्ट में जो आपके लिए पेश की जा रही है। जनूबी अफ्रीका में इंसानी सरगर्मियों और बीमारियों की वजह से शहद की मक्खियों की तादाद में 30% से 35% तक कमी हुई है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक जनूबी अफ्रीका की शहद की मक्खियों की तादाद बड़ी तेजी से कम हो रही है, जिसका बड़ा सबब AFB नामी अमरीकन बीमारी है जो शहद के छत्तों को मुतासिर करती है और उनकी अफसाइश नस्ल को रोक देती है। मेलिसा हैरिस जो पेशे के एतबार से एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हैं और इजाफी वक्त में शहद की मक्खियां पालने का काम करती हैं, उन्होंने कहा, ये अमरीकन बीमारी बहुत खतरनाक है। ये मक्खियों की मुकम्मल कॉलोनी को तबाह कर देती है। हैरिस का कहना है कि जो शहद की मक्खियों का छत्ता इस बीमारी से मुतासिर हो जाता है, फिर उन सारी मक्खियों को भी मारना पड़ता है और ये अमल शदीद अफसोसनाक होता है, क्योंकि AFB बीमारी से मुतासिर शुदा मक्खी और छत्ता दोनों खतरनाक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुतासिरा छत्ते में मक्खियों की अफजाइश नस्ल नहीं हो सकती और नए बच्चे भी बीमारी से मुतासिरा छत्ते में परवरिश नहीं पा सकते। सेहतमंद शहद की मक्खियों का छत्ता बिस्किट के रंग का होता है, जबकि मुतासिरा छत्ता रंग भी बदल लेता है और जहां नए शहद की मक्खियों के बच्चों की अफजाइश नामुमकिन हो जाती है।
हैरिस का कहना था कि मुतासिरा शहद के छत्तों को जला दिया जाता है या ज़ाया कर दिया जाता है क्योंकि इनका कोई इलाज नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बीमारी और इसके असरात शदीद होने का अंदेशा बढ़ रहा है और इससे ऐसा महसूस होता है कि माहौल, दरख्त, जंगलात और फसलात को भी शदीद नुकसान होगा। ये बीमारी बहुत खतरनाक है क्योंकि इससे मुतासिरा शहद की मक्खी जहाँ भी जाएगी उस दरख्त और फसल के तने को इस बीमारी से मुतासिर करेगी। हैरिस का कहना था कि 2009 से AFB ने जनूबी अफ्रीका में हमला किया हुआ है जिससे यहाँ का माहौल, इकोसिस्टम मुतासिर हुआ है और शहद की मक्खियों का 30 से 35% हिस्सा खत्म हो चुका है। जनूबी अफ्रीका की मक्सबानी एसोसिएशन का ख्याल है कि ये वायरस किसी जानवर से या लकड़ी के बने हुए बॉक्स की वजह से शहद की मक्खियों में फैला है। मगजबानी के शोबे से मुंसलिक लोगों का कहना है कि इंसान भी शहद चुराते हैं जिसकी वजह से शहद की मक्खियों की कॉलोनियों में बड़ी हद तक कमी हुई है। वैसे तो अगर हम बात करते चलें शार्क्स के हवाले से तो अक्सर हमें खौफ ही महसूस होता है और शार्क्स को मछली की उन अक़साम में शुमार किया जाता है जो कि बहुत ख़तरनाक और खौफनाक है। इंसानियत भी उनसे थोड़ी सी हट के रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी हर मखलूक जो कि अल्लाह ताला ने पैदा की है उसका एक अपना काम है और उसकी अफजाइश नस्ल के हवाले से काम करना इंसानियत की जिम्मेदारी भी है। हम बात करेंगे यहाँ पर बैम्बू शार्क के हवाले से। थाईलैंड में ये नापैद होती जा रही है। यही वजह है कि इसकी अफजाइश नस्ल के लिए तरह तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद भी ली जा रही है। क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं और इसके मादूम होने की वजूहात क्या हैं, जानेंगे इस रिपोर्ट में। थाईलैंड में बम्बू शार्क की नस्ल को मादूमियत से महफूज रखने के लिए अहम इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि उसकी नस्ल को आइंदा इंसानी नस्लों के लिए महफूज किया जा सके। आलमी खबर इदारे के मुताबिक खलीज थाईलैंड में बम्बू शार्क की नस्ल को महफूज करने के लिए गोताखोरों की खिदमात हासिल करके छोटी छोटी मछलियों को मसनूई मरजानी चट्टानों की पनाहगाह में छोड़ा गया है ताकि ये बड़ी मछलियों की खुराक बनने से महफूज रह सकें, क्योंकि हालिया सालों में आहिस्ता चलने वाली और जिसामत में छोटी बम्बू शार्क की नस्ल बहुत हद तक कम हो रही है, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि ये खाने में बहुत मकबूल और लजीज ग़िज़ा है। इसकी वजह से इसका सबसे ज्यादा शिकार किया जाता है। ज्यादा तादाद में शिकार होने की वजह से इसे आलमी तौर पर खतरनाक हद तक मादूम होने वाली नस्लों में शामिल किया गया है और इस खतरे के पेश नजर तहकीककारों ने मुतादिद छोटी बम्बू शार्क मछलियों को समंदर की तह में बनाई गई महफूज पनाहगाह में रखा गया है। थाईलैंड के शोबा माहीगीरी के ओहदेदार उदुम का कहना है कि वो इन छोटी छोटी मछलियों को समुंदर की तह में महफूज जगह पर रखने को तरजीह देते हैं, क्योंकि पानी की सतह पर छोड़ने से इनके शिकार होने के मौके और खदशात बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा, समुंदर की तह में छोड़ने से ये महफूज हो जाते हैं और भरपूर तरीके से अपनी अफजाइश नस्ल कर सकती हैं। इस साल गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज्यादा अंडे हासिल हुए हैं, जिसकी वजह से इस साल हम ज्यादा छोटी बम्बू शार्क समुंदर की तह में छोड़ रहे हैं। थाईलैंड के शोबा माहीगीरी की तहकीकार खातून पैनेडा का कहना है कि मैं छोटी बम्बू शार्क को अंडों के खौल से निकलने में मदद कर रही हूँ। माहीगीरी मरकज के डायरेक्टर का कहना है कि बम्बू शार्क की आबादी तादाद में बहुत कम है। इसकी एक वजह यह है कि ये अंडे के खौल में जन्म लेती हैं और माहीगीर इसका बहुत शिकार करते हैं और बदकिस्मती से इनकी अफजाइश नस्ल के लिए मौजू माहौल न होने की वजह से इनकी आबादी में इजाफा नहीं हो सका, जिसकी वजह से बम्बू शार्क की नस्ल को मादूम होने का खतरा बरकरार है। बम्बू शार्क की लंबाई 4 फीट होती है। अफजाइश नस्ल के इस मंसूबे के तहत 200 छोटी मछलियाँ समुंदर की तह में महफूज पनाहगाह में रखी गई हैं ताकि इनकी अफजाइश नस्ल हो सके। नाज़रीन, जब हम तज़किरा करते हैं तफरीही मकामात का या किसी भी तफरीही मकामात की जानिब हमारा रुख होता है या टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जानिब हम बढ़ते हैं तो उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जो बड़ी अट्रैक्शन की वजह बनते हैं। उन्हीं में अगर हम तज़किरा करते चलें तो हम करीबी दरिया, नहरें, समुंदर, चश्मे तलाश करने की कोशिश करते हैं और फिर उन एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनते हैं कि जिनमें हमें बोटिंग का जो है वो एक हिस्सा मिले या फिर हम किसी भी तरह से कश्ती रानी करें, कश्ती में बैठकर उस एरिया की सैर की जा सके। लेकिन अगर हम इटली के शहर वेनिस की बात करें तो ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर आम कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कश्तियों के ज़रिए से होती है, यानी एक घर से दूसरे घर सड़कों पर से नहीं जाते आप, बल्कि कश्तियों के ज़रिए से ट्रैवल करते हैं। लेकिन इसके नतीजे में वहाँ की इमारतों को नुकसान पहुँचने का भी एहतमाल है, क्योंकि ज़ाहिर है पानी में मुसलसल गर्दिश होने की वजह से लहरों का इर्ताश पैदा होता है जो कि वहाँ की तारीख़ी इमारत की बुनियादों को ख़राब करने की एक बड़ी वजह बन रहा है। यही वजह है कि इटली के शहर वेनिस में एक निजी कंपनी ने इलेक्ट्रिक कश्तियाँ बनाने का जिम्मा लिया है ताकि वहाँ की जो तारीख़ी इमारत हैं
उन की बुनियादों को मजबूत और महफूज बनाया जा सके। आइए इस हवाले से देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। वेनिस शुमाली इटली के वेनेटो रीजन का दारुल हुकूमत है। ये शहर 100 छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है और बहीरा एड्रियाटिक में वाक़ है। इसकी इनफरादी बात यह है कि इस शहर में कोई सड़क और हाईवे नहीं है, सिर्फ नहरें और पानी की गुजरगाहें हैं, जहाँ कश्ती ही ट्रांसपोर्ट का वाहिद जरिया है। वेनिस का कुल रकबा 414.6 मुरबा किलोमीटर है और कुल आबादी लगभग 3 लाख है। ये शहर मुद्दतों से सियाहों की तवज्जो का मरकज है। कदीम तर्ज तामीर की इमारतें और इनके दरमियान में कश्ती की सैर लोगों को बहुत महसूस करती है और यहाँ एक मखसूस किस्म की लंबी लेकिन चौड़ाई में कम तर्ज की बनी हुई कश्तियाँ नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होती हैं। वेनिस अपनी आर्ट, तारीखी तर्ज तामीर और हाईवेज की सूरत, बहती नहरों की वजह से पूरी दुनिया के लोगों में बेहद मकबूल है। यहाँ कश्ती की सैर तो लोगों का दिल लुभाती है, लेकिन इनकी नकलो हरकत से पैदा होने वाली लहरों के इर्ताश से तारीखी इमारतों की बुनियादों को कटाव का सामना रहता है। अब इस कटाव के मुस्तकिल खतरे से निपटने के लिए स्वीडिश कंपनी की डिज़ाइन करदा बिजली से चलने वाली कश्ती मुतारिफ करवाई गई है, जो पानी की सतह के ऊपर परवाज करने की सलाहियत रखती है। तवक्को की जा रही है कि ये कश्ती लहरों के मुस्तकिल इर्ताश को बड़ी हद तक कम करने में मददगार साबित होगी और वेनिस शहर की खूबसूरत तारीखी इमारतों को कटाव से महफूज रखना मुमकिन हो सकेगा। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक कैंडेला C7 नामी इस कश्ती को स्वीडिश कंपनी ने तैयार किया है, जो पानी के ऊपर अपने निचले हिस्सों में नसब परों की मदद से परवाज करती है। इस कश्ती को कंप्यूटर के जरिए चलाया जाता है और इसकी पितवार पानी से ऊपर फिजा में परवाज की सलाहियत रखती है। इस निजी कंपनी का दावा है कि इनकी जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा कश्ती यहाँ लहरों के इर्ताश से पैदा होने वाले कटाव को तकरीबन 80% कम कर सकती है। इस कंपनी की मार्केटिंग मैनेजर मारिया रहमान का कहना है कि इस कश्ती के नीचे लगे हुए पर इसके तवाजुन को बरकरार रखते हैं और इसमें बिला खौफ व खतर सफर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये कश्ती खामोशी से पानी के ऊपर परवाज करती है, जिससे लहरों में कम इर्ताश पैदा होता है और ये कम तवानाई से चलती है। मारिया का कहना था कि अब उनकी कंपनी वाटर टैक्सी और वाटर फेरी की तैयारी में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि अगले साल तक ये कश्तियाँ जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता होकर ये परवाज करने के लिए तैयार होंगी। मार्केटिंग मैनेजर का कहना था कि अब ज़मीन पर बिजली से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है और ये वक्त का तकाजा है कि अब समुद्रों में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया जाए ताकि समुद्रों की आलूदगी भी कम हो। उन्होंने कहा कि वेनिस कदीम शहर है और उसे महफूज करने के लिए हमें इक़दामात करने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, ये था वर्ल्ड इन व्यू का एक और एक्साइटेड एपिसोड। आपके लिए हम लेकर आए दुनिया भर में रूनुमा होने वाले मुख्तलिफ इनफरादी और दिलचस्प वाक़यात। हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे आने वाले प्रोग्राम्स में भी आपकी मालूमात में भी इजाफा हो और दुनिया में पेश आने वाले ये वाक़यात हम आप तक लाते रहें। आपसे इजाज़त लेने से पहले चाहेंगे कि आप अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो worldinview@btv.com पर आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। अपनी मेज़बान को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।